9 बजे की हमारी इस महा कवरेज में आपका स्वागत है, जिसमें यहाँ देखिए पूरा एनडीटीवी बैठा हुआ है, जिसमें हम लोग यहाँ पर चुनाव का विश्लेषण भी करेंगे, लोगों से बात भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो हुआ वो कैसे हुआ, क्या हुआ और इसके आगे के मायने क्या हैं। सबसे पहले आइए आपको बता दें गुजरात के नतीजे, जैसे कि आपके स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। इसमें हम आपको रीजन वाइज ब्रेकअप भी बता देते हैं और वोट शेयर भी बता देते हैं जल्दी से, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी पार्टी कहाँ थी। ज़रा बदल दें इसको। हाँ, तो ये क्षेत्र के हिसाब से अगर आप देखें नतीजे, सौराष्ट्र में अब जब 156 बीजेपी ले आई है तो सभी जगह बीजेपी की धुआंधार परफॉर्मेंस हुई है। तो ये रीजन वाइज ब्रेकअप है। वोट शेयर का अगर हम आपको अगर दिखा सकें तो आप वो भी देख लें कि वोट शेयर किस तरीके से आम आदमी पार्टी को 13% के आसपास मिला और 53% पर बीजेपी है और 28% पर कांग्रेस पार्टी आकर के गिर गई है और 14% का लॉस जो कांग्रेस को हुआ है वो 13% का गेन हो गया है आम आदमी पार्टी के लिए और बीजेपी ने भी बढ़त हासिल की है। हिमाचल की भी बात कर लें, हिमाचल के नतीजे भी रोचक रहे। कांग्रेस 40 पर, भारतीय जनता पार्टी 25 पर और वहां पर आम आदमी पार्टी का उतना फैक्टर नहीं हो पाया। वोट शेयर अगर आपको जल्दी से दिखाएं तो वोट शेयर में 1% से भी कम का अंतर है दोनों पार्टियों में और उसका नतीजा देखिए कैसे एकदम पलट जाता है सीटों में। वोट शेयर 1% से भी कम, लेकिन सीटों पर उसका फर्क आप देख लीजिए किस तरीके से पड़ रहा है। कांग्रेस ने 2 गेन किया और बीजेपी ने 5 लूज किया है। यहां पर भी अगर आपको रीजन वाइज ब्रेकअप दिखा दें तो यहां ईस्ट और वेस्ट में हमने डिवाइड किया है। वहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन आपके सामने अभी स्क्रीन पर आएगा। 34 में से 18 कांग्रेस को गई पश्चिम में और पूर्व में 22 वो लेकर के आए हैं। लेकिन अब जो चर्चा हम करेंगे वो है भारत का जो नया पॉलिटिकल मैप बना है, वो जरा स्क्रीन पर आपको जल्दी से दिखाते हैं और उस पर हमारे जो एंकर्स हैं वो चर्चा करेंगे। इंडिया का पॉलिटिकल मैप मनोरंजन जी अभी स्क्रीन पर आने वाला है, लोड कर दिया जाए उसको स्क्रीन पर। ये रहा, ये देखिए, ये हैं 11 राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में है। ये पूरा मैप आपके सामने अखिलेश जी, ये कहीं कहीं पर बीजेपी पहले थी फिर हट गई, लेकिन ये उनकी स्थिति है। और आपको बता दें कि अगले साल जो है वो कई राज्यों में चुनाव होने हैं। इसमें त्रिपुरा में चुनाव है, कर्नाटक में चुनाव होना है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में चुनाव है। तो ये सारे महत्वपूर्ण चुनाव हैं जो कि अगले साल होने। बीजेपी गठबंधन के भी 6 राज्य हैं, ये साथ में गठबंधन के राज्य तेलंगाना भी। तो इस तरह से अगले साल भी दिसंबर तक ये जो नक्शा है भारत का, ये इसमें काफी कांग्रेस के लिए कहा जाता था कि भाई 2 ही राज्य हैं, 2 ही मुख्यमंत्री हैं, वो 3 हो गया, एक बल्ब और जला। कम से कम अगले साल दिसंबर तक 3 उनके रहेंगे। हाँ, क्योंकि फिर उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव होने, जहाँ पर 2 जगह उनके मुख्यमंत्री हैं, तो वहां पर क्या होगा ये देखने की बात होगी। लेकिन ये महत्वपूर्ण है। और एक वक्त ये भी था, इसी नक्शे से मुझे याद आ रहा है कि 2014 के बाद जब लगातार बीजेपी विधानसभा चुनाव जीतती गई, 1-2 हारी बीच में, जैसे बिहार हारा था या कुछ और हारे थे, लेकिन उसके बाद ये आंकड़ा आया था कि एनडीए की अगर आप बात करें तो देश की करीब 60% आबादी जो है वो एनडीए की सरकार से। और ये जो मैप अभी देख रहा है, इसमें ये दिख रहा है कि कांग्रेस के पास अब कितने राज्य, देखिए अलग अलग रंगों से आप देख सकते हैं। तो जो नीला रंग है वो कांग्रेस का दिख रहा है, 3 राज्यों में इस वक्त है, और कांग्रेस गठबंधन भी 3 राज्यों में है, वो हल्के नीले रंग का है। बिहार, झारखंड और तमिलनाडु। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी भी 2 राज्यों में इस वक्त है, हरे रंग पर दिखाई दे रही है। तो ये नया पॉलिटिकल मैप, सियासी नक्शा बिरंगा हो गया ज्यादातर उसमें, लेकिन यूनाइटेड कलर्स ऑफ इंडिया हो गया। यूनाइटेड कलर्स ऑफ इंडिया में ऑरेंज प्रेडोमिनेंट है इस वक्त। और एवाम मोर्चा एक जगह पे है, केरल में है। बिल्कुल, केरल में लाल है। लेकिन अब आपको ये बता दें कि आज जो चुनाव हुआ मनोरंजन जी, उससे एक की टेक अवे भी है, वो ये है कि इन चुनावों ने, जो चुनावी हफ्ता जा रहा है, इसमें सबकी झोली में कुछ गया है। सबसे पहली बात, गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हो गई, हिमाचल में कांग्रेस की शानदार वापसी हो गई, दिल्ली में एमसीडी में आम आदमी पार्टी की जोरदार जीत हो गई, मैनपुरी लोकसभा में समाजवादी पार्टी की जीत हो गई और रामपुर विधानसभा सीट में आजम खान का राज खत्म हुआ और बीजेपी वहां पर गई। यानी जनता ने जो लड्डू बांटे हैं बराबर, सबको बराबर। हाँ, मोतीचूर का स्वाद जो है। और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, बिल्कुल नेशनल पार्टी बन गई। ये एक और थैंक यू, ये आपने ऐड किया। अच्छा, अब बात करते हैं गुजरात चुनाव की। विधानसभा में कांग्रेस को विपक्ष का नेता पद नहीं मिलेगा, ये एक की पॉइंट है जो कि गुजरात में निकल करके आए। विपक्ष के नेता पद के लिए 10% सीटें चाहिए होती हैं, क्यों मनोरंजन जी? हाँ, अभी और कांग्रेस को चुनाव में सिर्फ 17 सीटें हासिल हुई हैं, तो 2 से छूट गई, 2 से छूट गए। अब एलओपी नहीं बनेगा, 18 में भी बन बिल्कुल। सकता था।
और गुजरात में किसी भी दल का सबसे शानदार प्रदर्शन है, ये तो हम जानते ही, 156, क्योंकि 149 था माधव सिंह सोलंकी का 1985 में, और अब ये उसके बाद दोबारा ये शानदार प्रदर्शन हुआ। अब आगे का जो कीर्तिमान है वो ये है कि क्या बंगाल में सीपीएम की सत्ता का रिकॉर्ड गुजरात में टूटेगा। बंगाल में सीपीएम 7 दौर में लगातार 35 साल राज की, और गुजरात में बीजेपी 7 दौर में अब 32 साल तक उनका राज होने जा रहा है। बीच में बीजेपी का एक ब्रेक आया है, बीजेपी का एक ब्रेक था, शंकर सिंह वाघेला ने जब बगावत की थी, हाँ। तो वो एक तारतम्य उनका टूटा है बीच का। लेकिन अगर आप कुल मिलाकर के कार्यकाल देखेंगे तो लेफ्ट के बाद नंबर 2 पर अब बीजेपी आ गई है। बिल्कुल। हिमाचल की भी बात कर लेते हैं। यहाँ कांग्रेस ने 5 साल बाद सत्ता वापसी की है, और कांग्रेस ने के सामने मुख्यमंत्री कौन होगा ये एक चुनौती है। एक तो चुनौती ऑपरेशन कमल की, उनसे बार बार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई अपना कुनबा बटोर के रख पाओगे या नहीं, टूट तो नहीं जाएगा। और एक अंदरूनी एक दिक्कत जो कांग्रेस में रहती है कि कई पावर सेंटर्स बन जाते हैं, ऐसा ही हिमाचल में भी हो रहा है। तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये अगला बड़ा सवाल। अब मनोरंजन जी और आप लोग भी जरा शामिल हो इसमें। अगर मैं हिमाचल के बारे में एक बात बता दूं कि इस बार महिलाओं ने 76.8% बाहर निकलकर वोट किया है। तो आज जब बात कर रहे थे हिमाचल प्रदेश की, अमूमन महिलाएं निकलती हैं वोट करने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा उन्होंने निकल के वोट किया है। और पुरुषों ने 72.4% वोट किया। और जिस तरह से तोमर जी हमारे साथ आए थे कार्यक्रम में, वो बता रहे थे कि ये प्रियंका गांधी की रैली का बहुत असर है। उन्होंने एक तरह से एक भावनात्मक तौर से जुड़ाव किया वहां की महिलाओं से, और ये असर देखने को मिल रहा है। रंगमन जी, एक चीज अब हम बताते हैं, गुजरात चुनाव में जो सीट्स हैं उनकी भी थोड़ी सी एनालिसिस कर दें। तो नरोडा सीट है, बीजेपी की पायल कुकरानी ये विजयी हो गई है। पायल 71% वोट, 71% वोट इनको मिला है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 18.7 और कांग्रेस के उम्मीदवार को महज 5% वोट वहां पर मिले हैं। पायल कुकरानी के पिता मनोज कुकरानी नरोडा पाटिया केस में दोषियों में से एक हैं। मोरबी सीट की बात करें तो बीजेपी के अमृतीय कांतिलाल ये विजयी हुए हैं। आपको याद है एक टिकट अखिलेश जी जो सिटिंग एमएलए था, मंत्री थे जो मोरबी से मंत्री थे बीजेपी के, उनका टिकट काट करके कांतिलाल जी को टिकट दिया गया, क्योंकि जिस दिन मोरबी पुल हादसा हुआ था उस दिन कांतिलाल जी रबर की ट्यूब लेकर के नदी में कूद गए थे और उन्होंने कई लोगों को बचाया, और इसके कारण उनको टिकट दिया गया, तो जीत भी गए वो। मोरबी सीट से 60% वोट बीजेपी को मिला है। अब इसके क्या मायने निकाले जाएं वो आप लोग निकालें, क्योंकि एक चीज साफ हो गई है कि एक बड़ा हादसा और चुनावी नतीजा लखीमपुर में भी हमने देखा और यहां पर भी हम देख रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि उसका तुरंत इमीडिएट कोई प्रभाव हो। घाटलोडिया सीट से बीजेपी के भूपेंद्र पटेल विजयी हैं। नरेंद्र भूपेंद्र सरकार का जिक्र भी किया आज प्रधानमंत्री ने। भूपेंद्र पटेल 84.3% वोट उनको मिले। मतलब आप सोचिए 2 लाख 84 की जीत है उनकी, सोचिए कांग्रेस को 8% वोट मिला है वहां पर। वीरमगाम से बीजेपी के हार्दिक पटेल जीते हैं, 50% उनको वोट मिले हैं। वडगाम से कांग्रेस के जिग्नेश मेवानी जीते हैं, उनको 48.5% वोट मिला है। गांधीनगर दक्षिण से बीजेपी के अल्पेश ठाकुर जीते। जामनगर उत्तर सीट से बीजेपी की रिवाबा जडेजा, जो कि सर रविंद्र जडेजा की वाइफ हैं, वो जीत गई। उनको भी लगभग 60% वोट। यहाँ उनके लिए एक चुनौती इसलिए थी क्योंकि उनके मेरे ख्याल ससुर उनके खिलाफ चले गए थे। खंबालिया सीट से ईसुदान गढ़वी हार गए, टॉप एंकर थे लेकिन हार गए। बीजेपी के आपने क्यों उनको क्वालिफाई किया कि नहीं, तो एंकर तो थे ही वीटीवी के लिए, एंकर थे, महासंग्राम करते थे, लेकिन चुनाव में जो दो हाथ किया उन्होंने अपने संग्राम में जो है अपने संग्राम, दोनों यानी चीजें मिक्स हो नहीं पाती हैं, एंकरिंग और पॉलिटिक्स। अखिलेश जी करनी नहीं चाहिए, करनी नहीं चाहिए और आम आदमी पार्टी करते हुए राजनीति नहीं करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के लेकिन स्टार थे वो, और उनका चेहरा दिख रहा था, और कम से कम उम्मीद ये थी, अरविंद केजरीवाल ये दावा कर रहे थे बार बार कि वो तो जीतेंगे ही जीतेंगे। बाकी जो 92 का एक और हार गए, गोपाल इटालिया हारे 6 फुट 4-5 इंच के लंबे, उनकी वही लेकिन बड़े पैमाने पर जब्त हुई है, लेकिन जमानत जब्त ज्यादा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त। जिस तरह से इटालिया की जबान फिसली, प्रधानमंत्री मोदी को गुजरात का पुत्र एक तरह से माना जाता है, तो ये तमाम चीजें आई आज चर्चाओं के दौरान ही आई। लेकिन बार बार एक चीज है कि जो आम आदमी पार्टी का लक्ष्य था कि वो एक राष्ट्र पार्टी बन जाए, कुछ आ जाए सीट, वो अपने आप में काफी उसने साध लिया है।
जी, अब हिमाचल के की कैंडिडेट्स के बात कर लें। सरोज सीट है, बीजेपी के जयराम ठाकुर जीत गए 77 सिराज, माफ कीजिए सिराज, वहां पर 77.3% वोट उनको मिले हैं। मुख्यमंत्री जयराम जीते हैं लेकिन उनकी पार्टी हार गई। वहां से कांग्रेस को 20.8% ही मिला है। पिछली बार बीजेपी के पार्टी जीत गई थी और मुख्यमंत्री हाँ बिल्कुल, इस बार उल्टा हो गया। शिमला ग्रामीण सीट से कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह विजयी हुए हैं। अब से थोड़ी देर में वो हमारे साथ जुड़ने भी वाले हैं। 60.8% उनको वोट मिले हैं यहाँ पर, बड़ी जीत उनकी। और जुब्बल कोटखाई सीट है, कांग्रेस के रोहित ठाकुर यहां से विजयी हैं 52.8% वोट से। बीजेपी के चेतन ब्राक्टा 44.30% वोट से सेकंड नंबर पर आए। तो ये है पूरी एनालिसिस सीटों की और जो सारी गणित अभी बैठती है। और यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ आशीष रंजन है और सुदीप जी हमारे साथ सुबह से बने हुए। दोनों जो है वो चुनाव विश्लेषक है, दोनों खूब घूमते हैं और अपने ज्ञान जो है हमसे बांटते हैं दर्शकों से। आशीष, आपने अपना एनालिसिस भेजा था मुझे हिमाचल वाला, आपने कहा था कि मैं वोट परसेंटेज बता सकता हूँ। एक इससे पहले कि आप जवाब दे दें, विक्रमादित्य सिंह जी जो हैं, जो आज जीते हैं, वो हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। विक्रमादित्य जी, बहुत बहुत बधाई इस जीत के लिए। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं, इस जीत के आपके लिए मायने क्या हैं? इसके मायने बहुत बड़े हैं क्योंकि इसके मायने केवल हिमाचल तक ही सीमित नहीं है। इसके मायने 2024 में हमारे पार्टी के काडर को पूरे देश में पुनर्जीवित करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदयात्रा पे कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे हैं, जिसका हमको अच्छे संकेत हिमाचल में देखने को मिले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश विल बी, एज आई कैन से, इट विल बी अ कैटलिस्ट फॉर कांग्रेस पार्टी इन द टाइम्स टू कम। हम मिलकर हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार चलाएंगे, कांग्रेस की जो हमने वादे किए हैं उनको पूरा करेंगे और उसमें हम केंद्र सरकार का भी सहयोग चाहेंगे क्योंकि हम एक कंस्ट्रक्टिव फेडरलिज्म में विश्वास रखते हैं। मोदी जी चुनावों में आए थे और उन्होंने कहा था कि मंडी हिमाचल मेरा घर है, तो मैं चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी अभी भी हिमाचल को अपना उतना ही घर माने और हिमाचल प्रदेश में, कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश को भी उतना ही प्यार मान सम्मान दे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बारी जब मेरे पिताजी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 2003 में, और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी साहब देश के प्रधानमंत्री थे, तो वाजपेयी साहब रिज मैदान पर आए थे और उन्होंने रिज मैदान से ये कहा था कि कांग्रेस की सरकार हिमाचल में है मगर वीरभद्र सिंह इज माय पर्सनल फ्रेंड। दीज वर्ड्स वर अटर्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी फ्रॉम द रिज मैदान। ये बहुत बड़े शब्द हैं और मैं चाहूँगा कि इस तरीके की मैग्नैनिमिटी हमारे ये प्रधानमंत्री मोदी जी भी दिखाए और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस शासित राज्य को पूरा अपना सहयोग दे और हिमाचल प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में अपना सहयोग केंद्र सरकार की ओर से दे। का आभार तो व्यक्त कर दिया है विक्रमादित्य जी। आपने अपने पिता की बात की, वीरभद्र सिंह इन चुनावों में नहीं है, लेकिन जाहिर है कि उनकी याद आपको आ रही है और आपकी आंखों में सुबह ही हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला से बात करते हुए भी कुछ नमी जरूर थी, तो आप उन्हें इस चुनाव में काफी उनकी कमी खल रही होगी आपको। निश्चित तौर से मेरे लिए एक बहुत भावुक पल था क्योंकि मुझे याद है जब मैं पिछली बारी जीत कर आया था, यही ऐसा ही ठंडा मौसम था और मैं ऊपर वापस घर पे आया सर्टिफिकेट लेकर, तो मेरे पिताजी घर पे थे और उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। आज मैं फिर से जीत कर आया हूँ और उससे दुगने मार्जिन से 3 गुना ज़्यादा मार्जिन से जीत कर आया हूँ, मगर मेरे पिताजी आज घर पे मुझे आशीर्वाद देने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं थे, तो भावुक पल था। मगर उनके दिखाया हुआ रास्ता हमारे पास है, वो जो उन्होंने हमको शिक्षा दी है, जो सीख दी है, वो हमारे पास है। और जैसा मैंने अभी आपके अंग्रेजी अनुवाद में भी कहा था कि ही कंटिन्यूज टू लिव इन द हार्ट्स एंड माइंड ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट, तो उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम आगे चलते रहेंगे और हिमाचल प्रदेश को नई बुनियाद, नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। विक्रमादित्य, आज दिन भर एक सवाल जो लगातार उठता रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जो ये जीत है वो आपके हाथ से ना निकल जाए। ऑपरेशन कमल का जिक्र होता रहा, तो ऐसे में बीजेपी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, मेरा ये निवेदन रहेगा मुख्यमंत्री जी से, आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर जो है श्री जयराम ठाकुर जी, अगर वो इस हमारे इंटरव्यू को देख रहे होंगे
मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि आप इस तरीके की कोई भी हरकत हिमाचल में करने का प्रयास ना करें। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। आप खुद एक पहाड़ी क्षेत्र से संबंधित रखते हैं और आप एक शरीफ व्यक्ति है, तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप अपने केंद्र नेतृत्व को समझाइए कि इस तरीके की हरकत अगर वो प्रदेश में करेंगे तो आपकी जो लोकप्रियता है लोगों के बीच में या विश्वसनीयता, मैं अगर सही रूप से कहूँ तो वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। पॉपुलर मैंडेट आपके खिलाफ है, उसको विद ड्यू ह्यूमिलिटी और ग्रेस के साथ आप उसको एक्सेप्ट करिए, विपक्ष में बैठिए और एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल अदा करिए। अगर आप इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर हमारी सरकार को जो है डैमेज करने का कोशिश करेंगे तो उससे आपकी विश्वसनीयता प्रदेश की जनता में आने वाले समय में पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। ये मेरा संदेश है प्रदेश के आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर श्री जयराम ठाकुर जी को। वैसे जयराम ठाकुर ये कह चुके हैं कि वो अपने पद से त्यागपत्र देने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि विपक्ष की भूमिका बीजेपी निभाती रहेगी। लेकिन आपने जिस बात का जिक्र किया कि मौसम ठंडा है, पूरे देश से लोग जो हैं हिमाचल प्रदेश आते हैं घूमने के लिए, वहाँ एक से एक बड़े रिजॉर्ट हैं, लेकिन क्या आपको लगता है ऐसी नौबत आ सकती है कि आपको अपने विधायकों को देश के किसी दूसरे हिस्से के रिजॉर्ट में ले जाना पड़े? बहुत सही। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हमारे ऑब्जर्वर्स है, बड़े वरिष्ठ नेता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है, मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के बघेल साहब, वो सब लगे हुए हैं। तो जैसा हमारा हाईकमांड होगा, हमारे प्रदेश के नेता होंगे, जो निर्णय लेंगे हम उसी तरीके से कार्य करेंगे। विक्रमादित्य, क्या आपको हिमाचल के अगले मुख्यमंत्री पद के लिए मैं बधाई दे दूं, या फिर आपको लगता है तो आपकी माता जी को मैं उसकी बधाई दे सकता हूं, क्योंकि शिमला में कई कांग्रेसी समर्थकों का कहना था कि अगला सीएम आपके परिवार से ही होना चाहिए? नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज टू प्रीमेच्योर एंड जैसा मैंने कहा कि ये निर्णय जो है ये कार्य अधिकार क्षेत्र ये हाईकमांड का है और जो हमारे सीएलपी के नेता चुनकर आएंगे, अब जो सारे हमारे जितने एमएलएज हैं, न्यूली इलेक्टेड एमएलएज, उनका ये अधिकार क्षेत्र है कि वो डिसाइड करेंगे कि उनका अगला मुख्यमंत्री प्रदेश के अंदर कौन होगा। बिल्कुल विक्रमादित्य, आपको क्या लगता है कि जो कांग्रेस का हाल में प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है, लेकिन अब इस जीत के बाद जो उसका भविष्य एक तरह से राजनीतिक दल का वो सुधरने वाला है, संवरने वाला है? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये एक कैटलिस्ट है, एक गेम चेंजर है। आप इफ़ यू रिकॉल, अभी करीबन 8 महीने पहले, 1 साल पहले ही हमारे 4 यहाँ पे उपचुनाव हुए थे। एक मंडी संसदीय क्षेत्र का हुआ था और 3 हमारे विधानसभा के हुए थे और चारों के चारों चुनावों को हम जीते थे, जिसमें मेरी मदर प्रतिभा सिंह जी भी मंडी से सांसद के रूप में तीसरी बारी चुनकर आई हैं। तो उस समय भी पार्टी के पूरे प्रदेश देश के लोगों का काडर जो है वो मनोबल बढ़ा था और हमने उस दिन ही ठान लिया था कि हमने कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनानी है। आज बनी है और निश्चित तौर से इससे एक बहुत अच्छा संदेश पूरे देश के अंदर जाएगा। राहुल गांधी जी जो हमारी यात्रा कर रहे हैं, उनसे भी हम मिले थे। मैं व्यक्तिगत रूप से प्रतिभा सिंह जी के साथ इंदौर गया था। मैंने राहुल गांधी जी को वहाँ पर भी कहा था कि हम कांग्रेस पार्टी की सरकार बना रहे हैं। मैंने उनको निमंत्रण भी वहाँ पे दिया था। उन्होंने वहाँ पे कहा था कि सरकार बनेगी तो मैं ज़रूर हिमाचल आऊँगा। आज आपके चैनल के माध्यम से भी और वैसे व्यक्तिगत रूप से भी हम उनको आमंत्रित करेंगे कि जब हमारी नई सरकार बनेगी तो यहाँ पर आकर वो सरकार को, सरकार के मुख्य को, सरकार के नए मंत्रियों को अपना आशीर्वाद दें और अपना मार्गदर्शन जो है वो हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने के लिए आने वाले समय में दें। जी बिल्कुल विक्रमादित्य, कई वादे किए थे कांग्रेस ने, चुनावी वादे थे। आपके तमाम बड़े नेता कह रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको लागू किया जाएगा। कुछ पॉइंट्स बने थे, उसमें से एक बड़ा वादा ये रहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। तो आपकी पार्टी कितनी जल्दी ये वादा पूरा कर पाएगी या ये काम प्रायोरिटी पे होगा? 100% हमारा जो वादा है हम उसको पूरा करते हैं। ये कोई जुमले वाली सरकार नहीं है कि हमने कुछ कह दिया चुनावों के पहले, बाद में कहेंगे जी ये तो सिर्फ जुमला था। वट एवर वी हैव कमिटेड वी विल 100% डिलीवर एंड वी आर बाउंड टू डिलीवर। जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट मीटिंग में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली हिमाचल प्रदेश के अंदर करवाई जाएगी। ये हमारा वचन है, इसको हम पूरा करेंगे। एंड अदर देन दिस ऑल्सो, जो भी हमने और भी वादे प्रदेश की जनता से किए हैं, अलग अलग वर्गों से किए हैं, उसको भी हम जो है एक स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में उसको भी हम पूरा करेंगे। इसका भी मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। विक्रमादित्य जी, इससे पहले कि आप जाएं, आप बहुत व्यस्त हैं, मैं देख रहा हूँ इतने सारे लोग हैं। देखिए सौरभ शुक्ला वहाँ सुबह था, हम लोग यहीं पर उसकी रिपोर्टिंग देख रहे थे, उसने तो लड्डू खा लिया,
हिमाचली सेब बहुत अच्छे होते हैं, मीठे मीठे। ये बताइए कब खाने आए या कब खिलाएंगे? मैं आऊँगा जब अगली बारी दिल्ली, तो आपके लिए हिमाचली सेब लेकर आऊँगा और आपका मुंह मीठा करवाएंगे। और आप एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो आप भी हिमाचल के मुद्दों को उठाते रहें। मेरा ये निवेदन रहेगा, केवल चुनावों के समय में ही हिमाचल को कवरेज ना दें और जो हिमाचल प्रदेश के मुद्दे हैं समय समय पर उनको उठाते रहें। आपका भी उसमें योगदान रहेगा, इसके लिए मैं आपसे भी विनम्र निवेदन और प्रार्थना करूंगा। चलिए, बहुत बढ़िया। उन सेबों के इंतजार में आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद अपनी चर्चा जारी रखेंगे। तो हमारे साथ गुजरात में आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी राघव चड्ढा मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राघव जुड़ने के लिए। पहले तो बधाई कि आप राष्ट्रीय पार्टी बन गए, लेकिन जो दावे किए जा रहे थे जीत के, सीटों के, वो नहीं हो पाए, क्या कारण देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई। उन्हें प्रचंड बहुमत गुजरात की जनता ने दिया है। हम इस जनादेश को सर झुकाकर स्वीकारते हैं और अगले 5 साल पूरी मजबूती से हमारे 5 विधायक जो आए हैं वो और पूरी पार्टी का संगठन मजबूती से गुजरात की जनता की सेवा करेगा, काम करेगा। ये बात सही है कि जो नतीजे आए हैं वो हमारे अनुमान, हमारे दावे, हमारे इच्छा के विरुद्ध आए हैं। कोई भी पार्टी जो चुनाव लड़ती है निधि जी, वो हारने के लिए नहीं लड़ती, सारी पार्टियां जीतने के लिए लड़ती हैं। और जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आप दावे भी करते हैं, अनुमान भी लगाते हैं। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह जी ने 2018 से लेकर आज तक जितने चुनाव हुए उसमें 11 बार उनके दावे फेल हुए। चाहे बिहार ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, महाराष्ट्र, राजस्थान, कई जगह उनके दावे फेल हुए। लेकिन दावे फेल हुए, इसे स्वीकारने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। हम और मेहनत करेंगे। ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है गुजरात, और आज जो गुजरात की जनता ने सिद्ध भी किया, इस गढ़ में अब राघव हमारी शुरुआत हुई है। जी राघव, एक मिनट। आपने अमित शाह की बात की, कुछ देर पहले एक संजय सिंह भी थे, उन्होंने भी ये बात कही थी। अमित शाह ने शायद लिख के दावा नहीं किया था और चर्चा हो रही थी कि केजरीवाल जी ने 92 मतलब लिख के दिया था। दूसरे ये कि बीजेपी आज लगातार यही कह रही है कि जो रेवड़ी संस्कृति है उसको नकारा है गुजरात की जनता ने, जो दिल्ली में चला वो वहां नहीं चला। देखिए, मैं बीजेपी को बता दूं कि बीजेपी इससे पहले कि बहुत ज्यादा आसमान में उड़े, मैं बीजेपी को याद दिला दूं कि नवंबर दिसंबर 2022 में 3 जगह चुनाव हुए थे, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली नगर निगम और गुजरात। बीजेपी इन तीनों चुनावों में से सिर्फ एक चुनाव जीती है, वो भी वहां पे जो उन्हें गढ़ कहा जाता है, अपने गढ़ को बचाया है। हिमाचल में हार गए और नगर निगम में हार गए। तो बीजेपी बहुत ज्यादा भी हवा में ना उड़े, उनको थोड़ा जमीन पर लाना भी जरूरी है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की निधि जी जब शुरुआत हुई थी, जब उनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जनसंघ ने चुनाव लड़ना शुरू किया था, तो हम किताबों में पढ़ते हैं वो दौर था कि जब शुरुआत के 10, 15, 20 साल में जब जनसंघ के प्रत्याशी की जमानत बच जाती थी तो जनसंघ के कार्यकर्ता उस समय लड्डू बांटा करते थे। आम आदमी पार्टी के तो बने सिर्फ 10 साल हुए हैं, हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए। जो बड़ी बड़ी पार्टियां, नीतीश कुमार की पार्टी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, मुलायम सिंह यादव की पार्टी, स्टैलिन की पार्टी, केसीआर की पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी नहीं बन पाए, लेकिन वो नेशनल पार्टी बन गए। 2 राज्यों में सरकार है, 10 से ज्यादा सांसद हैं, इतने सारे, तो आपकी भी जमानत जब्त होने का बड़ा रिकॉर्ड है। आपकी तो मिठाई के मतलब पूरी दुकान ही लानी पड़ेगी, क्योंकि वो गुजरात में बात कर ले, हिमाचल प्रदेश में बात कर ले, बड़ी संख्या में जमानत जब्त हुई। लेकिन मेरा सवाल दूसरा था कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, लेकिन पार्टी है क्या? क्योंकि बीजेपी बोलती है कि कांग्रेस की बी टीम है,
कांग्रेस बोलती है कि बीजेपी की बी टीम है, तो आम आदमी पार्टी ए टीम कब बनेगी? पहली चीज तो यह है कि ये आप जैसे पत्रकार हैं निधि जी, आप लोगों को अगर एक पार्टी कहे कि आप दूसरी पार्टी की तरफ हैं, दूसरी पार्टी वाले करें नहीं 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 आप तो उस पार्टी की तरफ हैं, तो समझ लीजिए आप सही पत्रकारिता कर रही हैं। वैसे ही आम आदमी पार्टी के लिए बीजेपी कहती है हम कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस कहती है हम बीजेपी की बी टीम है, हम तो जनता की ए टीम है। और मैं बीजेपी को एक संदेश दे दूं, क्योंकि बीजेपी के अभी मैंने देखा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कई सारी बयानबाजी आम आदमी पार्टी को लेकर करी। मैं बीजेपी को बता दूं कि इतना गुमान ना कर अपनी जीत पे बेखबर, शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चे हमारी हार के हैं। आज हमारी हार की लोग ज्यादा बात कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी ने एक एंट्री ली है गुजरात में, एक अच्छी एंट्री, अगली बार जीतने का प्रयास करेंगे। महफिल लूट ली आपने, बधाई हो। शुक्रिया आपका राघव। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं। गुजरात और हिमाचल के नतीजे पूरी तरह से आ चुके हैं। गुजरात में प्रचंड बहुमत मिली है बीजेपी को, तो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन रही है। हमारे साथ दो विश्लेषक हैं, आशीष रंजन है और सुदीप श्रीवास्तव है। आशीष, आपने अपना विश्लेषण मुझे भेजा था बीच में जब आप ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन फिर भी 1% का डिफरेंस क्यों है? मैंने कहा था आपको कि 43 से 46% कांग्रेस को और 41 से 44% बीजेपी को आएगा वोट शेयर। अच्छा किया कि आपने याद किया, नहीं तो लोग गलत में याद करते हैं, सही में नहीं। अच्छा, पहली बात 1% क्यों है, ये अहम है। देखिए, गुजरात और हिमाचल दोनों जगह 4% स्विंग चाहिए था कांग्रेस को जीतने के लिए। एक जगह, दोनों जगह क्या हुआ आपको पता है। दोनों जगह हमें जो बहुत मजबूत चीज़ है आपको देखना पड़ेगा कि वो बीजेपी का जो कैडर वोट है ना, वो 40% है। आप 3 कैटेगरी लीजिए आज के दौर में। अभी अपने शुरुआत में आप मैप दिखा रहे थे, एक जगह बीजेपी का जहां पे डोमिनेंस है, चाहे वो गुजरात हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब लीजिए, वो 40% से ऊपर वाला है। दूसरी जगह जहां पे नए नए जैसे हरियाणा हुआ, झारखंड हुआ, उन सब राज्यों में जहां 14 के बाद बीजेपी का एक वर्चस्व हुआ है, वहां पे आप 1/3 जो है उनका बेस बढ़ गया। और तीसरे कुछ साउथ इंडियन स्टेट्स है जहां पे वो नहीं है। तो हिमाचल उन जैसे राज्यों में जहां कैडर बेस्ड पार्टी थी, कांग्रेस की भी कैडर बहुत मजबूत थी। कांग्रेस और हिमाचल और गुजरात में यही डिफरेंस था कि कांग्रेस हिमाचल में 5 साल बाद आती थी, तो उसके बाद जैसे ये था कि कैडर जो है उनको एक उम्मीद रहती थी कि अगली बार हमारा भी नंबर आएगा, हमें भी इंसेंटिव मिलेगा। हिमाचल में वो काफी लंबे समय से नहीं है। सेंटर में भी सरकार हो गई और वोट जो 2017 में उन्होंने एकदम नेक टू नेक कर दिया था इन टर्म्स ऑफ सीट शेयर में, वोट सीट शेयर में, वो एकदम से भरभरा के गिर गई। और एक गुजरात के वर्डिक्ट को आप ऐसे भी देख लीजिए, ये अगर 156 की जगह 182 भी होती तो कोई बड़ी अचंभित वाली बात नहीं होती, क्योंकि वर्ड आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखिए तो एकदम वर्टिकल स्प्लिट है। एक पार्टी जो कि 53% वोट शेयर है और दूसरे के पास 27% है, यानी दोनों में दुगने का डिफरेंस है। तो उसमें 182 भी होता तो कोई बड़ी बात नहीं। सुदीप, आप जो हम ब्रेक पे आम आदमी पार्टी ने जो ट्राइबल इनरोड्स बनाया ट्राइबल एरियाज में, जरा वो बता दीजिए कैसे कैसे किसको कितने वोट प्रतिशत। देखिए, जो आम आदमी पार्टी का बारे में कहा जा रहा था कि सूरत या बड़े शहरों में ही केवल उनके असर है या कुछ पाटीदार इलाकों में उनका असर है, वो उससे आगे निकल गए। गोधरा के, महिसागर डिस्ट्रिक्ट के, दाहोद के ट्राइबल इलाकों में जहां मैं गया, वहां भी मैंने ये देखा कि उन जगहों पर चूंकि कांग्रेस के बारे में ये छवि बन गई पिछले 5 साल में कि इसके सारे नेता जीत भी जाएं तो बीजेपी में चले जाते हैं, तो ये एक अल्टरनेट नहीं बन पा रहे हैं। इन्होंने सारा एफर्ट लगा लिया और बीजेपी को डिसलॉन्च नहीं कर पा रहे हैं। तो जो यंग वोटर है ट्राइबल के अंदर का, उन्होंने कहा कि इस बार हमको नई पार्टी आपको ट्राई करना है, और वो एक बड़ा सेगमेंट आपकी तरफ पे उन ट्राइबल सीटों पे भी गया। इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि ट्राइबल इलाकों में जहां पर बीजेपी का वोट बहुत नहीं बढ़ा होगा, लेकिन सीटें बहुत बढ़ गई,
क्योंकि वहां भी अपोजिशन के वोट में स्प्लिट हो गया। तो जो सीटों की बात आप कर रहे हैं, मैं आपको एक आंकड़ा दे देता हूं। 27 सीटें वहां पर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। बीजेपी ने 27 में से 24 सीटें जीती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उनके पास 12 थी, यानी दोगुनी सीटें बीजेपी की हुई हैं। एक ऐसी सीट है जो आपको बता देता हूं, व्यारा करके, जहां पर की व्यारा कांग्रेस ने आजादी के बाद से आज तक कभी सीट को नहीं हारी थी, पहली बार कांग्रेस पार्टी इस सीट को हारी है। ये बताता है कि आदिवासी इलाकों में बीजेपी ने जो है वो पैठ अपनी बढ़ाई। इसमें एक और चीज है कि जो भारतीय ट्राइबल पार्टी, वो छोटी सी पार्टी है, लेकिन वो एक मैसेज का काम था कि पिछले बार छोटू भाई वसावा की भारतीय ट्राइबल पार्टी का अलायंस कांग्रेस के साथ था। मतलब ट्राइबल के अंदर, समाज के अंदर में भी ये मैसेज था कि हमको कांग्रेस के साथ रहना है। इस बार कांग्रेस ने उनको साथ रखने की भी जरूरत नहीं समझी। कांग्रेस ने कैसे चुनाव लड़ा है। कांग्रेस की डॉली शर्मा हमारे साथ हैं। आप डॉली बताना चाहेंगी कि आप लोगों ने कैसे, जो आपके वोटर्स थे और ट्राइबल वोटर्स खास करके कांग्रेस से बहुत जुड़े थे, वो भी आपसे छिटक गए और आम आदमी पार्टी ने वहां पे जगह बनाई अपनी। कहाँ क्या गलती रही, आप लोगों से क्या गलती हुई? देखिए, हमने जिस तरीके से हिमाचल में हिमाचल की जनता के मुद्दे उठाए, जैसे ओपीएस स्कीम थी, सेब के बागवानों के मसले थे, बेरोजगारी और महंगाई थी, उसी तरीके से हमने जगह जगह गुजरात में भी गुजरात की जनता के मुद्दे उठाए, चाहे आदिवासी हो, चाहे मोरबी हो, चाहे बिल्किस बानो हो, चाहे ड्रग्स का जिस तरीके से जाल वहां फैलाया गया, ड्राई स्टेट होने के बाद भी गली गली कूचे कूचे शराब की जिस तरीके से काला कारोबारी की गई, घर घर शराब पहुंचा दी गई, हर मुद्दा हमने गुजरात में भी उठाया। कहाँ कमी रह गई? कांग्रेस जरूर इस पर, लोग समझ नहीं पाए आपके इन मुद्दों को, ये लगा तो यही। मैं वही बात आपसे कह रही हूं कि हम इस पर जरूर चिंतन और मंथन करेंगे और आप देखिएगा कि 2024 में कांग्रेस अच्छा रिजल्ट देगी, अच्छे परिणाम दिखाएगी। हिमाचल में आपने देखा है, हम जनता के मुद्दों पर टिके रहे, ये बावजूद कि इन्होंने खूब, भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल में राष्ट्र मुद्दे पर हिमाचल की जनता को लाया, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने हिमाचल की जनता के मुद्दों को उठाए रखा। हिमाचल की जनता ने उन मुद्दों को समझा, मैंडेट इसी हिसाब से कांग्रेस पार्टी को दिया। अशोक सिन्हा जी भी हमारे साथ है, डॉली जी, उनके पास चलते हैं। अशोक जी, आप इस चर्चा को पूरे सुन रहे होंगे। गुजरात में तो बीजेपी की प्रचंड जीत हुई, लेकिन हिमाचल से जरूर आप मायूस होंगे। कहां कमी रह गई? क्या टिकट बांटने में गड़बड़ हुई जिसके चलते बड़ी संख्या में बागी खड़े हो गए? देखिए, हिमाचल प्रदेश की जहां तक बात है तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस बाय डिफॉल्ट जीत गई। 1% से भी कम का जहां डिफरेंस हो तो वहां पे छोटे छोटे स्टेट्स में एक एक सीट पे काफी अंतर पड़ जाता है। और इसका मतलब ये हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है 5 साल में उस स्टेट में, जहां फिर डिफरेंस हो जाता है 5% का, तो 1% से भी कम का डिफरेंस हुआ। ठीक है, हम हार गए हैं हिमाचल में, ये जरूर दुख की बात है, मगर कांग्रेस अगर जीती है तो बाय डिफॉल्ट जीत गई है। तो इसके लिए हम और कटिबद्ध होके अगले बार में नहीं सर, आप प्रधानमंत्री जी ने इतनी सारी रैलियां की और रैलियों में जाकर कहा कि किसी का चेहरा मत देखो, मेरे चेहरे पर वोट करो। अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हिमाचल से ही आते हैं, अनुराग ठाकुर जी ने इतना प्रचार किया, इतनी सारी रैलियां करने के बाद भी वही तो मैं कह रहा हूँ, आपने नकारा, आपने फ्री भी कहा उसको। लेकिन जो लोग घर परिवार छोड़ के बॉर्डर पर बैठ के देश की सुरक्षा करते हैं, आपकी और देश की सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनका ध्यान रखना। केवल बोलिए मत आप डॉली जी, आप जरा सुन भी लीजिए। आपने जो इतनी दिखाया कि हम लोगों ने कैंपेनिंग में ये किया, अरे उसी का तो परिणाम है कि हर बार जब सत्ता बदलती थी तो 5%, आप इमेजिन कीजिए 2017 में आप कहां थे, तो 5% का डिफरेंस आता है। हमारे उसी कैंपेनिंग के चलते हम लोग सक्सीड किए हैं कि 0.9% का डिफरेंस है। 0.9। अब दिल्ली में हारे हैं, राजस्थान में जी आप दोनों का अब हमें एक कंक्लूडिंग रिमार्क चाहिए आशीष से और सुदीप जी से। सुदीप, पहले आप देखिए, ये जो 1% की बात आप कह रहे हैं, ये 1% में बहुत बड़ी अंतर आ जाती है सीटों की, ये आप खुद जानते हैं बहुत से इलाकों में। लेकिन आप ये 2012 का परिणाम भूल रहे हैं। तब कांग्रेस की 36 और बीजेपी की 27 सीट आई थी, तो कांग्रेस ने तो 2012 से भी बेटर परफॉर्म किया है इस बार। आशीष, और उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट जीत गई। आशीष मेरे ख्याल से इसको श्रेय देना चाहिए कि इस बार कांग्रेस ने चुनाव जीता है।
थोड़ा ये तो मैं पीछे कह रहा चलते हैं। हूं, लोकसभा हम लोग चुनाव ज्यादा में टाइम नहीं, जल्दी 69% वोट मिली थे बीजेपी को, तो 26% का डिक्लाइन है। एक बड़ी बात जो कांग्रेस के बारे में बात हो रही थी कि 24 में लड़ेंगे या 29 में लड़ेंगे, दो चीज चुनाव लड़ने के लिए दो चीज बहुत ज्यादा है। एक मैसेज क्या है, दूसरा मैसेंजर कौन है। अगर मैसेज स्ट्रांग नहीं होगा और मैसेंजर का कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया नहीं होगा तो आप नगर निगम का चुनाव कहिए या लोकसभा का चुनाव कहिए, काफी देरी करके तो बिल्कुल नहीं कर सकते। और जैसे कि वेल सेड का आपने आशीष की मैसेज, क्लियर मैसेज जरूरी है। और मैसेंजर कौन है, समझ लीजिए मैसेंजर कौन था जो मैसेंजर नहीं गया हिमाचल, आज वहां पे दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं। खैर ये नतीजों से कुछ सबको ही मिला है, तो सभी कुछ ना कुछ सबको जिसको मिला है, जो मिला है उन सबको बहुत बहुत बधाई। साइलेंट वेव से मिला है, साइलेंट वेव से, लोकी से मिला है, जैसे शुक्रिया, इतना ही वक्त है अभी। बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो नरेंद्र मोदी ने आज जो बीजेपी मुख्यालय में बोला वो आपको सुनाएंगे। इस बार वाकई गुजरात ने तो कमाल ही कर दिया है। मैं नड्डा जी सहित सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और विशेष रूप से मैं गुजरात की जनता को भी नमन करता हूं। चुनावों के दौरान मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।